दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी कौन से दिन होते हैं जो सबसे हसीन, सबसे खुशगवार थे। अधिकतर लोगों का जवाब होता है बचपन। बचपन होता ही है इतना प्यारा, उसमें इतनी मासूमियत भरी होती है और लोगों का इतना लाड़ प्यार मिलता है उस समय हमें कि हमारी ज़िंदगी का सबसे अनमोल पल, सबसे अनमोल दिन बचपन के ही बन जाते हैं। बचपन को जो चीज़ें बहुत ख़ास बनाती हैं उनमें से एक है मम्मी डैडी का प्यार, यानी कि माता पिता का स्नेह जिस बच्चे को मिलता है उसके लिए बचपन अभाव के बीच भी बहुत खुशगवार बन जाता है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सेली और आप हैं मेरे साथ पुस्तक समीक्षा के इस चैनल में। आज हम जिस किताब की बात करेंगे वह बचपन की मासूमियत से ही भरा पूरा है। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ आपका बंटी की। यह मनु भंडारी का उपन्यास है। अगर आपने मनु भंडारी की कोई एक भी रचना पढ़ी तो आप उनके फ़ैन हो जाते हैं। मनु भंडारी की विशेषता है छोटे छोटे सरल सरल वाक्य, हमारी बोलचाल के भाषा के शब्द हैं और उन शब्दों के अर्थ इतने गहरे होते हैं, इतने मोहक होते हैं कि हमें अपनी ओर खींच लेते हैं, बिल्कुल भी बांध लेते हैं। आपका बंटी एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। इसका नायक है बंटी, एक 7-8 साल का बच्चा। उपन्यास में पात्र कम है। बंटी की मम्मी शकुन, बंटी के पापा अजय, फूफी, बंटी के दोस्त टीटू, वकील चाचा, मीरा, डॉक्टर जोशी, अमी और जोत, ये इसके मुख्य पात्र हैं। मुख्य कथा बंटी की है। पहले कहानी समझ लेते हैं, फिर इसके बारे में और बातें करेंगे। बंटी बचपन के उस सबसे अनमोल सुख से अनजाना है, यानी कि मम्मी पापा का सुख। बंटी अपनी मम्मी के साथ रहता है, पापा उसके साथ नहीं रहते हैं और यही बंटी की कसक है। वह चाहता है कि और बच्चों की तरह वह भी मम्मी और पापा के ही साथ रहे। जब से उसकी यादें हैं वह मम्मी के ही साथ रहा है। पापा उससे मिलने आते हैं, कलकत्ते में रहते हैं। जब तब उस शहर में आते हैं तो उसके लिए अच्छे अच्छे खिलौने लाते हैं। कभी कभी पापा के मित्र वकील चाचा भी आते हैं तो वो भी बंटी के लिए प्यारे प्यारे खिलौने लाते हैं। इसलिए बंटी को पापा भी बहुत पसंद है और पापा के मित्र वकील चाचा भी। वह इंतजार करता है कि इन दोनों में से कोई तो आए और उसके लिए प्यारा सा खिलौना लेके आए। बंटी की मम्मी कॉलेज में प्रिंसिपल हैं। बंटी का घर कॉलेज के सामने ही है। प्रतिदिन मम्मी कॉलेज चली जाती है, बंटी स्कूल। घर में फूफी घर संभालती हैं। दोपहर को बंटी घर आता है, फूफी उसे खाना खिलाती है, उसकी देखभाल करती हैं। लोग बंटी से पूछते हैं कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं, तो बंटी का दिल बूझ जाता है। वो अपने दोस्तों को जब देखता है कि मम्मी पापा साथ में हैं घर में, तो उसकी दिली इच्छा होती है। वह कभी कभी यह इच्छा अपनी मम्मी के पास जाहिर करता है, लेकिन फिर आगे ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाता है, क्योंकि उसकी बात सुनते ही मम्मी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। मम्मी इतनी उदास और परेशान हो जाती हैं कि बंटी का मन रुआंसा हो जाता है। फिर वह इस बारे में और कुछ पूछ नहीं पाता है। वह जानना समझना चाहता है कि पापा क्यों नहीं रहते हैं, पापा और मम्मी के बीच में क्या चीज़ें चल रही हैं, लेकिन कुछ भी पूछने से मम्मी बहुत उदास हो जाती हैं और बंटी की बात धरी की धरी रह जाती है। बंटी और बंटी की मम्मी की उम्मीदों के विपरीत बंटी के पापा मम्मी को तलाक दे देते हैं। वह मीरा से विवाह कर लेते हैं। इसके बाद बंटी की मम्मी के ज़िंदगी में आते हैं डॉक्टर जोशी। वे चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। मम्मी उनसे मिलती है। बंटी के बीमारी के दौरान ही धीरे धीरे उनमें नज़दीकियाँ बढ़ती चली जाती हैं। डॉक्टर साहब की पत्नी नहीं है, 2 बच्चे हैं, अमी और जोत। मम्मी फैसला कर लेती हैं कि डॉक्टर जोशी से विवाह करेंगी। बंटी से तो कोई पूछता नहीं है। मम्मी का विवाह डॉक्टर जोशी के साथ हो जाता है। बंटी अब तक सिर्फ अपनी मम्मी के साथ रहा था। डॉक्टर जोशी की मम्मी के साथ नज़दीकियाँ वह बर्दाश्त नहीं कर पाता है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि उसकी और मम्मी के बीच में कोई तीसरा आ जाए। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हाँ, उसके सपनों में यह ज़रूर था कि उसके पापा साथ में रहें, पर पापा की जगह एक और नए व्यक्ति को स्वीकार करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। और इन दिनों वह मानसिक द्वंद्व से घिर जाता है। इतना परेशान होता है कि उसकी पढ़ाई लिखाई ख़राब हो जाती है। जो बच्चा पहले हमेशा फर्स्ट आता था, अब वह इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है कि क्लास में क्या बताया जा रहा है उसे न कुछ सुनाई देता है, न दिखाई देता है, न कुछ समझ में आता है। और बंटी की जो यह परेशानी है यह उसके पूरे व्यवहार में भी झलकने लगती है। घर में भी उसका व्यवहार रूड हो जाता है। वह जिद करने लगता है, थालियाँ फेंकता है, पसंद नहीं करता है चीज़ों को, हमेशा गुस्सा करता है, मम्मी से झगड़ा करता है। बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल मचा के जो बंटी रख देता है, यह सब कुछ इस कारण होता है क्योंकि उसकी कोई बात नहीं समझ रहा होता है। और मम्मी तो सोचती हैं
कि वह डॉक्टर जोशी के साथ हैं तो उनके साथ ही कुछ बदलाव हो रहा है। वे भूल जाती हैं कि उनके साथ बंटी भी है। वे कुछ भी करेंगी, पापा कुछ भी करेंगे तो उसका असर बंटी के ऊपर भी होगा। मम्मी की शादी के बाद उनके फूफी काफ़ी गुस्सा होती हैं। फूफी कहती हैं कि बहू जी, साहब ने जो शादी की उससे आपकी ज़िंदगी बर्बाद हुई और आप जो यह शादी कर रही हैं इससे इस बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, इसलिए ऐसा मत करो। मम्मी फूफी को डांट देती हैं, कहती हैं ऐसी शुभ घड़ी में ऐसी अशुभ बातें मत करो, सब कुछ अच्छा होगा, तुम भी हमारे साथ रहो। पर फूफी इसके लिए तैयार नहीं होती हैं और शहर छोड़ के हरिद्वार चली जाती हैं। बंटी बहुत ज़्यादा टूट जाता है। मम्मी के बाद वह फूफी से स्नेह करता था और मम्मी से तो वह डरता भी था, लेकिन फूफी पे तो वह रोब भी जमा लेता था, हर तरीके की बातें उनसे भी कर लेता था। अब बंटी का क्या होगा? फूफी नहीं है, वह कैसे जिएगा? बंटी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। शादी के बाद मम्मी डॉक्टर जोशी के घर चली जाती हैं। अम्मी और जोत की मम्मी नहीं है। उन्हें पता है कि मम्मी भगवान के पास चली गई हैं, अब कभी लौट के नहीं आएंगी, इसलिए वे दोनों बड़ी आसानी से शकुन को यानी कि बंटी की मम्मी को अपनी मम्मी के रूप में अपना लेते हैं। लेकिन बंटी वह क्या करे? उसे तो पता है कि उसके पापा हैं, कलकत्ता में रहते हैं, मम्मी पापा के बीच में लड़ाई हुई है जिसे तलाक कहते हैं, लेकिन अब दोस्ती हो सकती है कि दोबारा नहीं हो सकती है, यह सब कुछ उसे पता नहीं चल पा रहा है। और मम्मी ने बीच में दूसरी शादी कर ली, डॉक्टर जोशी को लेके आ गई, तो वह इन्हें पापा कैसे कहें? जैसे ही पापा शब्द आता है बंटी को अपने पापा याद आ जाते हैं, इसलिए वह डॉक्टर जोशी को अपना नहीं पाता है। जहाँ बंटी शिफ्ट हुआ है वह डॉक्टर जोशी का घर है। अम्मी और जोत पहले से वहाँ रहते आ रहे हैं। घर के नौकरों पे, घर की चीज़ों पे उनका अपना अधिकार है। बंटी वहाँ यह अधिकार नहीं जमा पाता है। मम्मी भी बंटी की भावनाओं को नहीं समझती हैं, वह नए घर में एडजस्ट कर रही होती हैं। जो दोनों नए बच्चे हैं अम्मी और जोत, उन्हें सौतेली माँ की जगह अपने बच्चे की तरह प्यार देना चाहती हैं और इस सारी कड़ियों के बीच में बंटी पिछड़ता चला जाता है। बंटी की हर हरकत पर मम्मी को लगता है कि लोग उन्हें ब्लेम करेंगे कि एक तो बच्चा लेके आई है शादी के बाद, ऊपर से कैसा व्यवहार कर रही है, तो मम्मी बहुत सशंकित रहती हैं। बंटी इस घर से और ज़्यादा दूर हो जाता है, बिल्कुल टूट जाता है। घर में एक ही कार है। अम्मी और जोत का स्कूल मम्मी के कॉलेज वाले रास्ते में ही है, तो वे तीनों स्कूल और कॉलेज उसी कार से चले जाते हैं। बंटी का स्कूल दूसरे रास्ते पे है, तो वह बस का इंतजार करता रहता है। यह चीज़ उसे नागवार गुजरती है। जब वह इंतजार कर रहा होता है तो घर के नीचे जो डॉक्टर साहब का क्लिनिक है वहाँ एक त्रिकोण बोर्ड बना होता है जिस पे लिखा होता है बच्चे दो ही अच्छे। बंटी को लगता है कि डॉक्टर जोशी और मम्मी के जीवन में दो बच्चे अम्मी और जोत ही हैं, वह तीसरा है फालतू है, बेकार है, उसकी किसी को फिक्र नहीं है, कोई नहीं चाहता है कि वह यहाँ रहे। लाचार परेशान बंटी अपने पापा को खत लिखता है कि आके मुझे यहाँ से ले जाए। जब भी उसे डांट पड़ती है, कोई भी बात ऐसी होती है जो उसे पसंद नहीं आती है, अम्मी और जोत से झगड़ा होता है, तो उसे उस दौरान पापा की याद आ जाती है, उसकी आंख भर जाती है। अब बंटी हर समय रोया करता है। पहले जो बच्चा दिन भर हंसता खेलता कूदता रहता था, सामान्य बच्चों की तरह रहता था, मम्मी के विवाह के बाद वह बहुत टूट गया है और अपने आप में सिमट गया है। उसका बचपन कहीं खो गया है, न वह बड़ा है न वह बच्चा है, बीच में उलझ के परेशान होकर रह गया है। इधर बंटी के पापा यानी कि अजय को जब पता चलता है कि बंटी की मम्मी विवाह कर लिया है, तो वे चाहते हैं कि बंटी को अपने पास ले आएं। उन्हें यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उन्हें लगता है कि बंटी अब किसके पास रहेगा। अपना विवाह करते समय उन्होंने यह सारी बातें तो नहीं सोची थी, लेकिन जब शकुन विवाह करती है तो उन्हें ये इस बारे में सोचने का मौका मिलता है और वे वापस आ जाते हैं बंटी को लेने। इसी दौरान मम्मी बंटी की वो चिट्ठियाँ देख लेती हैं, तो उन्हें लगता है कि अजय ने यूं ही नहीं लिखा है, बंटी ने संभवतः कोई चिट्ठी पोस्ट कर दी हो और उसे पढ़ने के बाद वे उसे लेने आ रहे हैं। नए घर में मम्मी को बहुत ज़्यादा रचता बसता देख के, अपने आप से अलग होता देख बंटी परेशान होता रहता है और वह कई ऐसी हरकतें भी कर देता है जिससे मम्मी परेशान हो। वो सोचता है कुछ ऐसा करूँ, कुछ उथल पुथल मचा दूँ जिससे मेरी जो ज़िंदगी अभी चल रही है उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आ जाए, कुछ ऐसा कर दूँ जिससे मम्मी परेशान हो जाए और उनको समझ में आ जाए कि उनकी ज़िंदगी में बंटी भी है। बंटी का यह एक तरीका होता है बाल सुलभ, वह अपनी मम्मी को परेशान करके ही और उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहता है, लेकिन होता इससे उल्टा है। मम्मी और चिढ़ती रहती है कि बंटी रोज़ एक न एक बखेड़ा खड़ा करता है, एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, जबकि उन्हें ये बात समझ में नहीं आती है कि बंटी अपने पापा को याद कर रहा है। जब भी डॉक्टर जोशी सामने आते हैं बंटी के सामने पापा का चेहरा आ जाता है, इसलिए वह इन दोनों में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहा है, इसलिए वह डॉक्टर साहब से जुड़ नहीं पा रहा है और इसके लिए अलग से कुछ विशेष कोशिश भी नहीं करती हैं और बंटी कट जाता है। पापा आ जाते हैं, तब बंटी को समझ में नहीं आता कि ये क्या हो गया। वह पापा से
जुड़ा जरूर था, पापा को पसंद बहुत करता था, पापा को याद बहुत करता था, लेकिन उसने एक भी रात पापा के साथ नहीं गुजारी थी। तो यह सोच के वह कांप जाता है कि वह मम्मी के बिना सिर्फ पापा के साथ कैसे रहेगा, पापा से अपने मन की बात कैसे कहेगा, कुछ इच्छा होगी तो वो कैसे मांगेगा। अभी तक तो पापा से उसका रिश्ता खिलौनों और घूमने तक का ही था। पापा आते थे, उसे खिलौने दिलाते थे, शहर में कहीं घुमा देते थे, बस। लेकिन अब पापा के साथ रहना होगा। बंटी बहुत दुखी हो जाता है। उसकी दिल ही दिल में इच्छा हो रही होती है कि मम्मी उसे रोक लें, लेकिन मम्मी को चिढ़ाने के लिए, मम्मी को दिखाने के लिए कहता है कि हाँ मैंने पापा को बुलाया था, मैं जा रहा हूँ, मैं जाऊँगा। और सकून भक रहती है कि बंटी उसे छोड़ के जा रहा है। कहीं ना कहीं वो सोचती है कि मैंने जो नई ज़िंदगी शुरू की है डॉक्टर जोशी के साथ, बंटी उसमें बाधा बन रहा है, तो वह मेरे ज़िंदगी में बाधा ना बन के जाके अजय की ज़िंदगी में बाधा बने, जो उसने नया विवाह किया है उसके साथ। मम्मी ये भूल जाती हैं कि बंटी उन दोनों का प्यार है, उन दोनों के बीच का हथियार नहीं। किसी कीमत पे नहीं जाना चाहते हुए भी बंटी को जाना पड़ता है। वह अपने आप से पूरी तरीके से उखड़ चुका होता है, पूरी तरीके से टूट चुका होता है। कलकत्ता में पहुंच के पापा उसे मीरा से मिलवाते हैं, कहते हैं कि यह मीरा है, इसे मम्मी कहो, और यह चीनू है, यह तुम्हारा छोटा भाई है। बंटी को याद आता है मम्मी ने भी यही कहा था डॉक्टर जोशी को, पापा कहो, अम्मी और जो तुम्हारे भाई बहन हैं। उसकी आंख भर आती है। बंटी के पापा यह कोशिश करते हैं कि बंटी को हॉस्टल में डाल दिया जाए ताकि वह इन सारे माहौल से बाहर निकल आए, लेकिन बंटी जो पूरे स्कूल में टॉप करता था, अब किसी भी हॉस्टल में एडमिशन के लिए टेस्ट में पास नहीं हो पाता है, क्योंकि उसका ध्यान अब एकाग्र नहीं है। वह इतना ज़्यादा डिस्टर्ब है कि उसे खुद पता नहीं चलता है कि वह कर क्या रहा है, वह सोच क्या रहा है, वह खा क्या रहा है, वह पी क्या रहा है, उसकी इच्छा क्या है, उसे कुछ भी पता नहीं चल पा रहा होता है। कई जगह टेस्ट में फेल होने के बाद पापा उसे फिर ऐसे हॉस्टल में डालने के निर्णय कर लेते हैं जहाँ एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना होता है। सारी बातें फ़ोन पे हो जाती हैं। पापा उसे लेके जाते हैं। बंटी सपना देख रहा होता है, सपने में डर रहा होता है। ट्रेन पहुँचती है उस जगह पे जहाँ वह हॉस्टल है, और नॉवेल यहीं पे ख़त्म हो जाता है। यह उपन्यास हमें बहुत कुछ सोचने को मजबूर करती है। इसमें बाल मनोविज्ञान का इतना बढ़िया चित्रण हुआ है कि इसे पढ़ के आपको लगेगा कि अरे हाँ, बच्चे ऐसा ही तो सोचते हैं, अरे हाँ, बच्चे ऐसा ही तो करते हैं, इस उम्र का बच्चा ऐसे ही तो कर सकता है, ऐसे ही तो सोचता होगा, ऐसे ही तो बोलता होगा, ऐसे ही तो चलता होगा। हाँ, बचपन में हम भी तो ऐसा ही किया करते थे। सारा कुछ आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सजीव है, ऐसा ही तो होता है। यह इस उपन्यास की बहुत बड़ी विशेषता है, यह मनु भंडारी की बहुत बड़ी विशेषता है। बंटी को उन्होंने इतने एकाग्र रूप से गढ़ा है कि उसकी एक एक रेखा, एक एक रेसा, उसके चरित्र की एक एक परत बिल्कुल सटीक बैठी है। जो बात हमें यह उपन्यास बताती है वह यह कि जब परिवार टूट रहा हो, उसमें सबसे ज़्यादा परेशान बच्चे ही होते हैं। इसलिए कभी भी अलग होना हो, कभी भी तलाक लेना हो, तो सबसे पहले बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। जहाँ तक रोचकता का सवाल है, यह उपन्यास इतना अच्छा है, इतना रोचक है कि जब आप इसे शुरू करेंगे तो बिना ख़त्म किए तो उठेंगे ही नहीं। इससे पहले मैंने इसे 11th क्लास में पढ़ा था। इतना रोई थी मैं कि आंखें पूरी तरीके से सूज गई थी, और यह मेरा फेवरेट नॉवेल बन गया। उसके बाद तो मैंने इसे न जाने कितनी बार पढ़ा। जब भी कुछ पढ़ने की इच्छा होती है, दिन गुजर जाते हैं, निकाल के इसे पढ़ ही डालती हूँ। आप भी इसे पढ़ें, आपको यह बहुत अच्छी लगने वाली है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बाय बाय।